हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर वर्षा सिंह स्वागत करती हूँ आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युग्मक जनन क्या है या शुक्र जनन क्या है। ठीक है, युग्मक जनन क्या है या कहेंगे शुक्र जनन क्या है। कल ये जो हमारा चैप्टर है मानव जनन, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा कल। जल्दी से शेयर करें फिर स्टार्ट करेंगे। युग्मक जनन, युग्मक जनन या कहेंगे शुक्र जनन क्या है। देखो युग्मक जनन पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सभी आप लोग समझ लीजिएगा। देखो युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, तो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। ठीक है, युग्मक जनन नाम जैसे कि आपको इससे समझ में आ रहा होगा, युग्मक जनन यानी कि युग्मक का जनन, युग्मक का निर्माण। तो दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। तो भिन्न प्रकार के कैसे, एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो जो नर जननांगों यानी कि कहेंगे टेस्टिस या वृषण से उत्पन्न होगा वो होगा नर युग्मक, और जो मादा जननांग जो कि अंडाणु से बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, मादा युग्मक। सिर्फ गोपाल यादव एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया युग्मक जनन। जल्दी से शेयर करें। देखिए पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे कि युग्मक जनन होता क्या है। ऐसा तो नहीं भाई, ऐसी थोड़ी ना दावत मिल जाएगी। चलो अब पढ़ाई की तरफ आ जाओ, बहुत दावत खा ली आप लोगों ने। देखो युग्मक जनन का अर्थ क्या होता है। युग्मक जनन का अर्थ होता है दो युग्मकों का निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण, ठीक है, दो युग्मकों का निर्माण, जिसमें से आप लोगों को पता होगा दो युग्मक, एक नर और दूसरा मादा युग्मक। ठीक है, एक नर युग्मक, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। ठीक है, तो देखेंगे हाँ, दो युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है, या ये हमने लिख दिया युग्मक जनन का अर्थ होता है दो युग्मकों का निर्माण। अब इसमें देखेंगे जो नर जननांग है, ध्यान से सुने, देखेंगे सभी बच्चे। नर जननांग, नर जननांग यानी कि टेस्टिज, टेस्टिज या कहेंगे वृषण। नर जननांग टेस्टिज या वृषण से उत्पन्न युग्मक। नोट डाउन करते चलें सभी बच्चे, सभी बच्चे नोट डाउन करते चलें। ठीक है, नर जननांग टेस्टिज या वृषण से उत्पन्न युग्मक। कौन सा युग्मक होगा, नर जननांग से उत्पन्न है तो वो होगा स्पर्म या क्या कहेंगे शुक्राणु, स्पर्म या शुक्राणु। ठीक है, स्पर्म या शुक्राणु। तो नर जननांग वृषण से उत्पन्न युग्मक शुक्राणु क्या कहलाता है, नर युग्मक कहलाता है, नर युग्मक कहलाता है। वैसे ही फीमेल में भी, वैसे ही फीमेल में भी कि मादा जननांग ओवरी या कहेंगे अंडाशय। ठीक है, नोट डाउन करते चलें सभी बच्चे। वैसे ही मादा जननांग, वैसे ही मादा जननांग, मादा जननांग किससे किससे रिलीज होगा, ओवरी। मादा जननांग ओवरी या कहेंगे अंडाशय, ओवरी या अंडाशय से उत्पन्न युग्मक, उत्पन्न क्या युग्मक, उत्पन्न युग्मक कौन सा युग्मक होगा, अंडाणु। कौन सा,
अंडाणु या कहेंगे हम क्या, एग, अंडाणु या एग, ठीक है। तो मादा जननांग से उत्पन्न युग्मक अंडाणु को क्या कह देंगे हम, को मादा युग्मक, मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन का अर्थ होता है युग्मकों का निर्माण। क्या होता है, युग्मकों का निर्माण। तो नर जननांग टेस्टिज या वृषण से उत्पन्न युग्मक, कौन सा युग्मक, स्पर्म या शुक्राणु नर युग्मक कहलाता है। वैसे ही फीमेल में तो मादा जननांग यानी कि ओवरी या अंडाशय से उत्पन्न युग्मक अंडाणु या एग को हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बेसिक डेफिनेशन हो गया किसका, युग्मक जनन का, किसका, युग्मक जनन का। नॉर्मल टेस्टिस बोल देंगे, ये तो बेसिक सा है भाई। चलो इस टाइप ऑफ, नेक्स्ट है क्या, टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस, टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक, देखो गैमेटोजेनेसिस, टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस हम देखेंगे तो गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। जी मैम मैं हूं, चलो स्पर्मेटोजेनेसिस पहला कौन सा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, किसका फॉर्मेशन होगा इसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे कि नाम है, सिराज खान, आर के, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है सभी नए बच्चों का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर भाई। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पुराने होते हैं पर कह देते हैं मैम आई एम अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। देखो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। हिंदी में लिखेंगे तो यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें शुक्राणुओं का बनना, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं वो बनते हैं किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। हिंदी में बताओ मैम, हिंदी में बता तो रहे भाई। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम बोलेंगे शुक्र जनन। क्या बोलेंगे, शुक्र जनन। तो भाई तुम लोग ना, शुक्र जनन, ठीक है। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कहेंगे हिंदी में, शुक्र जनन कहेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना, यानी कि शुक्र जनन में क्या काम होगा, जो शुक्राणु है उनका बनना, शुक्राणु बनेंगे इसमें, ठीक है। अब तो क्लियर है, हिंदी में बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा है oogenesis। क्या है, oogenesis, ठीक है। oogenesis में क्या होता है, oogenesis को क्या बोलेंगे, oogenesis को बोलेंगे हम अंड जनन। oogenesis को लिख देती हूं, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अंड जनन, क्या, अंड जनन, ठीक है। oogenesis को हिंदी में बोल देंगे अंड जनन। अब oogenesis या अंड जनन में क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, इसमें फॉर्मेशन होता है एग का, किसका, अंडाणुओं का, या कहेंगे एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग। कल किसी बच्चे ने मुझसे यह पूछा था कि मैम क्या हम एग्जाम में हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख के आ सकते हैं, तो हाँ आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है, कोई इशू उसका नहीं है। हिंदी इंग्लिश आप दोनों में लिख सकते हो मिक्स,
ठीक है, देखो मैंने दोनों में लिख दिया भाई, आधे बच्चे मैम इंग्लिश में, आधे बच्चे मैम हिंदी में। क्या करते रहते हो आप लोग, यहां लिख देती हूँ फॉर्मेशन ऑफ, दोनों में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इतना तो इंग्लिश आती होगी। देखो मैंने बता दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम बोलते हैं शुक्र जनन, यानी कि शुक्र जनन में शुक्राणुओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण। और oogenesis या कहेंगे अंड जनन में फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या कहेंगे अंडाणुओं का निर्माण। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताएं। और जल्दी से सभी बच्चे, भाई अब तो एग्जाम आ गए, अब तो पढ़ लो आप लोग, आप लोगों के लिए ही कहा जाता है कि पढ़ लीजिए, फिर भी इतने कम बच्चे आते हैं क्लास में। हिंदी में लिखो भैया, हिंदी में ही लिख रखा है, शुक्र जनन, अंड जनन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी कि अंडाणुओं का निर्माण। सुमन क्लियर है। पेन से डायग्राम कोई बच्चा नहीं बनाएगा, सभी बच्चे एग्जाम में पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा पेन से डायग्राम नहीं बनाएगा। तो जल्दी से आ जाएं, अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कहा था अभी हमने हिंदी में, शुक्र जनन। ठीक है, शुक्र जनन। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे और साथ के साथ में नोट डाउन भी करते चलेंगे। ठीक है, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे अब हम। यस मैम, क्लियर है, लर्न भी हो गया मैम। चलो प्रांजलि पांडे, बहुत अच्छी बात है भाई। हम बायो की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, आप पेन से डायग्राम बनाते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर आप पेन से डायग्राम बनाते हो ना, तो पेन से डायग्राम बनाते टाइम होता क्या है कि वो जो उसकी इंक होती है वो दूसरे साइड पेज पर आ जाती है। होता है ना, जैसे आपने मान लीजिए आपने पेन खरीद लिया, देखा ही नहीं किस टाइप का पेन खरीदा है, एग्जाम में आप पेन से डायग्राम बनाने लग गए, तो होता क्या है कि दूसरे साइड पर जो वो पेन की इंक है, देखा है ना, आप नॉर्मली भी लिखते हो, डार्क इंक वाला पेन होता है, तो आप एक पेज पे लिखोगे तो वो दूसरी पेज पे प्रिंट हो जाता है। तो पेन से इसलिए मना करते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। अगर आप पेन से डायग्राम बनाओगे तो यही प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, कि इंक जो है वो दूसरे पेज पर वो लीक हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो कहां पर होता है, शुक्रजनक नलिकाओं में। कहां पर होता है, शुक्रजनक नलिकाओं में। कहां पर, ध्यान से देखेंगे, शुक्रजनक नलिकाओं में बताया था, शुक्रजनक नलिकाओं में। इसको हम कह देते हैं क्या, सेमेनिफेरस, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने कहा था कि शुक्रजनक नलिकाएं या सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहां तक सभी बच्चों को पता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। डॉक्टर अरुण भाई, अब आप एक बात बताइए, अब हम आपका कमेंट देखते रहे, ये नहीं पढ़ा, फिर आप कहते हो कि मैम 2 घंटे की क्लास करवा लीजिए। बताइए भाई, देखो स्टडी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना, स्टडी से रिलेटेड पूछिए, कोई इशू नहीं है। लब कुछ, हाँ भाई आपका कमेंट शो हो रहा है। देखो तो ये आपको पता होगा कि शुक्रजनक नलिकाओं में हमने क्या कहा था कि शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अब होता क्या है कि जो शुक्रजनक नलिका या सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, इसमें एक और
कोशिका होती है, या कहेंगे एक और सेल होती है, एक और सेल होती है जिसका नाम है क्या, स्पर्मेटोगोनिया। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। इसको आप हिंदी में भी स्पर्मेटोगोनिया ही लिखोगे, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया हिंदी में कैसे लिखेंगे भाई, स्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया मैंने हिंदी में लिख दिया, थोड़ा सा कुछ हो ऊपर नीचे तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, अब देखो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो होती कैसी है, द्विगुणित होती है, ठीक है। कैसी होती है ये, द्विगुणित होती है, साथ के साथ नोट डाउन करते चले, द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित। द्विगुणित का क्या मतलब हुआ, द्विगुणित का मतलब हुआ कि इसके पास में क्या होगा, 2n। द्विगुणित का मतलब ऐसे तो लिखते हैं द्विगुणित 2n, अगुणित सिंगल n, ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं हम। हाँ, डिप्लॉयड, द्विगुणित को डिप्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें कि शुक्र जनन, यानी कि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, पहले शुक्र जनन, देखिए नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे ताकि पूरा क्लियर हो। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है इस पेज पे आएगा नहीं, तो थोड़ा सा रुकिए जरा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए शुक्र जनन, जब शुक्र जनन होगा तो उसमें होगा क्या, समसूत्री विभाजन। यहां नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, चलो। शुक्र जनन, शुक्र जनन हो रहा है तो शुक्र जनन में होगा क्या, यहां पे होगा कौन सा विभाजन, यहां पे होगा समसूत्री विभाजन। पहले कौन सा विभाजन होगा, यहां पे पहले होगा समसूत्री विभाजन। कौन सा, नोट डाउन करते चलें सभी बच्चे, समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन होगा किस में, शुक्र जनन में, सॉरी शुक्राणु जनन में। शुक्राणु जनन यानी कि जो हमने कहा था क्या, स्पर्मेटोगोनिया, जो हमने ये कहा था कि जो स्पर्मेटोगोनिया है जो कि द्विगुणित है, कैसी है, द्विगुणित है, ठीक है। कैसी है, द्विगुणित है, उसमें होगा समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन के बाद में यहां पे हमें, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ किसमें, शुक्राणु जन में या स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन के बाद मिलेगा हमें प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। क्या मिलेंगी, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, शुक्र कोशिकाएं, ठीक है। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं मिली। अब प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं के बाद में कौन बताएगा कौन सा विभाजन होगा इसमें, फिर बताएं। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, अब होगा इसमें प्रथम, क्या कहेंगे, पहले लिख देती हूं, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में अब होगा प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। अब प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या मिलेंगी, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, ठीक है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका मिलेंगी। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका मिल गई। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका मिलने के बाद में अब इसमें कौन सा विभाजन होगा,
अब फिर से होगा इसमें यहाँ पे कौन सा विभाजन हो रहा था, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, अब होगा यहाँ पे द्वितीय, कौन सा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब होगा इसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। शुक्राणु जन्म में समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन के बाद में हमें मिला प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। क्या मिली, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कौन सा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद में हमें मिली द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या मिली, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में हुआ क्या, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हुआ उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा हमें शुक्राणु प्रसू या शुक्राणु पूर्व। क्या मिलेगा हमें, शुक्राणु प्रसू या कहेंगे शुक्राणु पूर्व। ठीक है, शुक्राणु प्रसू या शुक्राणु पूर्व। अब होगा इसमें विभेदन, विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन। क्या होगा, विभेदन या डिफरेंशिएशन होगा इसमें। क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब होगा इसमें विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो विभेदन या डिफरेंशिएशन होने के बाद में अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा, इधर लिख देते हैं एरो बना के, अब हमें क्या मिलेगा, कौन बताएगा, अब हमें मिलेगा शुक्राणु। क्या मिलेगा, हम इसी के लिए तो ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, बता रहे थे। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें लास्ट में मिल गया शुक्राणु। ठीक है, क्या मिल गया, शुक्राणु मिल गया। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस या कहेंगे शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है आप सभी को पता होगा कि वो किस में होता है, मेल में होता है। तो देखिए एक एज यानी कि 12 से 13 साल की जो मेल की एज होती है, यानी कि नर या बॉयज कहें चाहे मेल कह दीजिए, ठीक है, इसमें होता क्या है कि उससे पहले की यानी कि 10, 11, 12 साल की जो एज होती है उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद में क्या, यौवन आरंभ या कहेंगे प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। 12-13 साल या कहेंगे 12 साल के बाद में यौवन आरंभ या प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि शुक्राणुओं का बनना, यानी कि बॉडी में शुक्राणुओं का बनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बॉडी में शुक्राणुओं का बनना बहुत जरूरी होता है। तो शुक्राणुओं के बनने के लिए ही शुक्रजनक या कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है मेल की बॉडी में। ठीक है, मेल की बॉडी में शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ, किशोर अवस्था या यौवन। ठीक है ना, बिल्कुल बना सकते हो आप ऐसे चार्ट। अब देखो एक और चार्ट समझेंगे आप लोग, इसी का है, जैसे ये मैंने ऐसे लिख दिया है, अभी जैसे लिखा हुआ है वैसे एक और चार्ट समझेंगे आप इसी का। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सभी बच्चों को, मैं उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे से क्लियर है। अतुल गौतम, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब होता क्या है, देखो मैं यहां पे लिख दे रही हूं, पेन लेंगे हम दूसरा अच्छा सा कलर लेंगे, यौवन आरंभ। ठीक है, क्या, यौवन आरंभ, यौवन आरंभ पे स्पर्मेटोगोनिया, क्या कहा था, स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जनन। अब देखें थोड़ा सा, स्पर्मेटोगोनिया या हमने क्या कहा था, शुक्राणु जन, शुक्राणु जन। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा चार्ट।
दूसरा चार्ट देखेंगे, देखो स्पर्मेटोगोनिया। अब मैंने साफ साफ लिख दिया है कि यौवन आरंभ, यानी कि जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, 12-13 साल वाली जो एज स्टार्ट होती है, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया या कहेंगे शुक्राणुजन। मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कैसी? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? ये द्विगुणित होती है। द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब 2n। अब हमने, रुक जाइए देखेंगे अभी, द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणित को हम ऐसे लिख देंगे 2n। ठीक है, अब एक और चार्ट बना रही हूं, सभी बच्चे समझते भी चलेंगे और चार्ट को नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, चार्ट नोट भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। हाँ, द्विगुणित होती है। देखिए यहां तक तो इसमें सेम प्रोसेस रहेगा। द्विगुणित है 2n 2n। ठीक है, ये वाला भी आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं चार्ट, पहले देखिए समझिए फिर। ठीक है, द्विगुणित बताया था 2n 2n। अब उसके बाद में देखें, आप ये चार्ट भी बना के आ सकते हैं। यहां पे अभी कौन सा हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो यहां तक तो सेम रहेगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, यहां तक रहेगा सेम। ठीक है, यहां तक क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए, जो इसी की एक ये कोशिका है, सेल है, ये वाली इसी की एक जो सेल है, अब इसमें, सॉरी खराब हो गया, देखो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। देखो अब यहां तक इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, सेम रहा, समसूत्री विभाजन के बाद में सेम रहा। अब देखो होता क्या है, जो इसकी ये एक सेल है, ये वाली जो इसकी सेल है एक इसमें होगा अब कौन सा विभाजन, ये नेक्स्ट उठाएंगे यहां से, दूसरे पेज पे लेके जा रही हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चार्ट को एकदम सही से बनाएंगे। ठीक है, आप चार्ट को एकदम सही बनाएंगे। मैं दूसरे पेज पे लेके जा रही हूं इसको। देखो यहां से 2n लेंगे हम, यहां से लिया हमने क्या, 2n। अब हमने वो जो 2n लिया था, नेक्स्ट पेज से जो 2n लिया था, उसमें होगा अब एक और विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, 2n था, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा अर्धसूत्री विभाजन, अब ये देखो पहले 2n था, हमें सिंगल सिंगल n मिल गया। ये क्या मिल गया हमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या मिल गए, देखो मैंने हिंदी में भी लिखवा दिया है, और जो बच्चे इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। देखो ये हमें क्या मिल गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिल गई ये हमें। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये जो हमें मिली है, अब देखिए इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। कौन सा होगा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। थोड़ा छोटा इसलिए कर रहे हैं कि चार्ट जो है अब वो इसी वाले पेज पे आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी वाले पेज पर आ जाना चाहिए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिल गए हमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, 2। अब इसमें से हमने एक ले लिया, ध्यान से देखेंगे, एक लिया। अब ये जो हमने एक लिया है, इसमें होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, या कहेंगे, या क्या कह देंगे इसको, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन
फर्स्ट, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ इसमें। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में देखिए, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में दो अलग सेल मिल गई, ठीक है, दो अलग सेल मिल गई। अब ये क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये क्या होंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी होंगी, ये सेकेंडरी, कौन सी होंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और छोटा करेंगे थोड़ा, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां तक क्लियर है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हमें मिला है, सॉरी, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। देखो अब जो हमें सेकेंडरी oocyte मिला है, ये दो अलग अलग जो सेल मिली है सेकेंडरी oocyte, ये देखो सिंगल एन है, ये तो देख लेते हैं कौन सा है। इससे अब हमें और अलग नई 4 सेल मिलेंगी, और अलग नई 4 सेल मिलेंगी। देखो 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे कौन सा विभाजन हो रहा है, यहां पे हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। कौन सा हो रहा है यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो रहा है यहाँ पे। ये हो रहा है कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब ये जो हमें 4 नई सेल मिली हैं, ये कोशिकाएं मिली हैं, इससे अब फॉर्मेशन होगा किसका, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है इससे, अब देखिए, बस अब ये चार्ट कंप्लीट हो गया है। बस आपको ये पीछे से नोट करना है, मतलब जो प्रीवियस वाला पेज है ना, वहां से आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं अभी बैक कर दूंगी। देखिए, अब देखें, देखिए ये जो मिला है, अब हमें इससे क्या मिलेगा, इससे होगा अब स्पर्म का फॉर्मेशन। क्या होगा इससे, अब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इससे हो गया अब स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। ये अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे, लास्ट में स्पर्म, ठीक है। लास्ट में अब हमको क्या मिल गया, स्पर्म मिल गया, ठीक है। देखो आप लोग जो नोट डाउन करोगे ना, आप लोग नोट डाउन करोगे यहां से, आप यहां से नोट डाउन करोगे कि हमने स्पर्मेटोगोनिया, जो कि शुक्राणु जनन जिसको हिंदी में बोला है, जो कि द्विगुणित है, द्विगुणित, यहां तक सेम समसूत्री विभाजन हो रहा है, सेम रहेगा। समसूत्री विभाजन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम रहेगा। फिर हमने नेक्स्ट पेज पे ध्यान देंगे, कुछ बच्चे जो बाद में जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा कि वहां पे 2n कहां से आया, ठीक है। वहां पे 2n कहां से आया, तो 2n हमने लिया है यहां से, कहां से लिया है, यहां से लिया है 2n। यहां से जब हमने 2n लिया है तो वो यहां पर लिया है, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद में इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। कौन सा हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने के बाद में हमें सेकेंडरी oocytes मिले, सेकेंडरी oocytes में हुआ अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होने के बाद में हमें 4 सेल मिली, उन 4 सेलों से हमारे ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट, ठीक है। इसमें 1-2 पॉइंट और बताएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस ये कंप्लीट हो गया है। हाँ, महिमा मिश्रा, देखो अगर आप पहले देखें एक बार, अगर आप इस वाले चार्ट में कंफर्टेबल रहते हो तो आप ये वाला बना दो, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है।
शुक्रजनक नलिकाएं या कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनसे क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यही तो कहा था, इसके एक दो पॉइंट है वो देखेंगे आप लोग। शुक्रजनक नलिकाएं शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या कहेंगे शुक्रजनक नलिकाएं। ये हमने बताया था कि इसमें क्या हो रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा था शुक्राणुओं का निर्माण। मुझे सब आता है मैम, वाह, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, आपको सब आता है। चलो अच्छी बात है, सब आता है, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। देखो शुक्रजनक नलिकाएं या कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने क्या कहा था, क्या बोला था, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का या कहेंगे शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शुक्राणुओं का निर्माण, यही तो बताया था। शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है, ये बताया था हमने आपको कि शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। हाँ भाई, दोनों बना देना, विपिन ठाकुर और भी बच्चों से बोल रहे हैं, जो आपको इजी लगे वो बना देना। अगर आपको दोनों आते हैं तो दोनों बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अब जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं इसमें देखेंगे तो अलग अलग हमने कहा था। इसमें देखो, इसमें होता है एक तो पहले देखो स्पर्मेटोगोनिया, ध्यान से देखेंगे क्या, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल किसमें होती हैं, ये शुक्रजनक नलिकाएं, जो शुक्रजनक नलिकाएं बनाई थी हमने, ये टेस्टिज है, इसमें जो ऐसे शुक्रजनक नलिकाएं बनाई थी ये, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, ये थी शुक्रजनक नलिकाएं। जो बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की है उनको बता दें, शुक्रजनक नलिकाएं जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, इन शुक्रजनक नलिकाओं में दो और अलग कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम फर्स्ट वाला जो है उसको कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा है सर्टोली सेल, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। तो देखो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आपने देख लिया है, स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो जो सर्टोली सेल होती है, कौन सी, सर्टोली कोशिकाएं। देखिए सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं उनका क्या काम होता है, ध्यान से सुनेंगे। सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं उनका क्या काम होता है। तो देखो जो सर्टोली सेल होती हैं उनका काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, यानी कि इस शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। ठीक है, सर्टोली सेल का क्या काम क्या होता है कि जो शुक्राणु हैं उनको पोषण प्रदान करना, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। एक डायग्राम देख लेंगे। ये है, ये क्या है, सर्टोली सेल है, ये सर्टोली कोशिका। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सर्टोली कोशिका है। हमने क्या कहा है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सर्टोली कोशिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं। ध्यान से सुनेंगे, सर्टोली कोशिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं। अब शुक्राणु का काम क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण लेना है, किससे, सर्टोली सेल से। किससे पोषण लेना है, सर्टोली सेल से पोषण लेना है। ठीक है, देखिए
ये बना दिया हमने क्या, सर्टोली कोशिका। अब स्पर्म को इससे पोषण लेना है। स्पर्म कलर देखिए, स्पर्म एंटर करेगा कहां पर, सर्टोली कोशिका के अंदर, ठीक है, सर्टोली कोशिका के अंदर एंटर करेगा। सर्टोली कोशिका के अंदर एंटर करने के बाद में ये पूरा सर्टोली कोशिका के अंदर चला जाएगा। सर्टोली कोशिका के अंदर जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ से पोषण प्रदान करता है, मतलब सॉरी, पोषण लेने का काम करता है। पोषण लेने के बाद में, यहाँ से पोषण लेने के बाद में, नेक्स्ट डायग्राम, ये जब स्पर्म जो है या कहेंगे शुक्राणु यहाँ से पोषण ले लेता है, देखो जब इसको पोषण चाहिए तो ये पूरा यहाँ तक नीचे तक आ जाएगा इसमें, ठीक है, कहाँ पर, सर्टोली सेल में पूरा नीचे तक आ जाएगा, यहाँ तक। जब ये पोषण यहाँ से ले लेगा सर्टोली सेल से, तो उसके बाद में फिर वो उसके बाद में ये पोषण लेने के बाद में इस सर्टोली सेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये भाई बाहर निकलते हुए बनाया है, कहीं ऐसा ना लगे आपको कि अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, बाहर की तरफ फिर पोषण लेने के बाद में निकल जाएगा और स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फिर से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब इजैकुलेशन का टाइम होगा तब ये बॉडी से फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो किसी बच्चे ने बहुत पहले पूछा था कि मैम सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है। हाँ, डायग्राम भी बना सकते हैं, दीक्षा माथुर डायग्राम बना सकती हो, ठीक है। तो सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, ठीक है, ठीक है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताएं, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि रिवीजन करते रहें, क्योंकि आपको खुद ही रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।